मैं अपने चैम्बर में जैसे ही दाखिल हुआ तो वहाँ दो अजनबी लोगों को इंतजार करते पाया। उनमें से एक खदर के कपड़े और दूसरा पैंट शर्ट पहने हुआ था। मैंने अर्दली से आंखों ही आंखों में सवाल किया कि ये कौन है। सर, ये आपसे मिलने आए हैं। इन्हें आपसे कुछ जरूरी काम है, अर्दली ने बताया। मगर मेरा तो आज इस समय किसी से मिलने का कोई कार्यक्रम तय नहीं था, मैंने नाराज होते हुए कहा। साहब, हमें मुलाकात करने के लिए किसी से समय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जल्दी से हमारी बात सुन ले और हमारा काम कर दे, खदर के कपड़े वाले आदमी ने रोब से कहा। मगर अभी मेरे पास समय नहीं है। अच्छा होगा कि आप कल दोपहर 12 बजे का समय मेरी सेक्रेटरी से ले लें, पर हमारे लिए तो आपको समय निकालना ही होगा। दूसरा आदमी जोर से बोला। आप कौन हैं? मैंने सवाल किया। मैं अपनी पार्टी का मंत्री हूँ। जनता की सेवा करना मेरा फर्ज है, खदर वाले आदमी ने कहा। और मैं इनका साथी हूँ। समाज सेवा मेरा भी शौक है, दूसरा बोला। मैंने उन्हें गौर से देखा और सोचने लगा, अजीब लोग हैं। मान ना मान मैं तेरे मेहमान की तरह बिना इजाज़त लिए दफ्तर में घुस आए और अब मुझ पर रोब झाड़ रहे हैं। इनके तेवर काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं, ये आसानी से टलने वाले नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे इनकी बात सुन लेनी चाहिए? मुझे चुप देखकर पैंट शर्ट वाले आदमी ने कहा। साहब जी, परेशान ना हो, हमें आपसे एक सर्टिफिकेट चाहिए। मेरी बहन को इसकी सख्त ज़रूरत है। एक खाली जगह के लिए अर्जी देनी है। इस सर्टिफिकेट से उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। यह तो मुमकिन नहीं है। जब उसने हमारे यहाँ काम ही नहीं किया तो मैं उससे सर्टिफिकेट कैसे दे सकता हूँ? यह गलत काम मैं क्यों करूँ? ये नहीं हो सकेगा, मैंने कहा। सर, आजकल कोई काम ना तो गलत है और ना ही सही। समाज में रहकर एक दूसरे की मदद तो करनी ही पड़ती है। कीमत लेकर सब मुमकिन हो जाता है। आपको जो चाहिए वो हम हाजिर कर देंगे। यह देखिए, टाइप किया हुआ सर्टिफिकेट हमारे पास है। बस इस पर आपके दस्तखत और मोहर चाहिए। नेता टाइप आदमी ने कहा। मैंने कभी किसी को इस तरह का झूठा सर्टिफिकेट नहीं दिया है। आप किसी और से ले लो, मैंने साफ इनकार कर दिया। मगर हमें तो आपसे ही यह सर्टिफिकेट लेना है और अभी लेना है। बुलाइए अपने सेक्रेटरी को। ये कैसी जोर जबरदस्ती है? आप लोग मेरे दफ्तर में आकर मुझे ही धमका रहे हैं। आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा? बेहतर होगा अगर आप यहाँ से चले जाएं और मुझे मेरा काम करने दें। अभी यहाँ एक ज़रूरी मीटिंग होने वाली है। यह बोलते हुए मैं काँप रहा था। सोच लो साहब, एक लड़की के करियर का सवाल है। हम भी कभी तुम्हारे काम आ सकते हैं। आजकल हर बड़े आदमी को सियासी लोगों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर हम तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। हमें तुम्हारे घर से आने जाने का समय मालूम है और बच्चों के स्कूल जाने का समय से भी हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उनकी ये धमकी भरी बातें मेरे कानों पर हथौड़े मार रही थी। मेरा सिर बोझल हो गया। बदतमीजी की हद हो गई। ये तो अब आपसे तुम पर आ गए। क्या किया जाए? क्या पुलिस को खबर कर दी? पर उसके आने में तो देर लगेगी। फिर कुछ देर बाद हिम्मत करके मैंने कहा, तुम लोग मुझे धमका कर गैर कानूनी काम करना चाहते हो। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। मैंने घंटी बजाकर सेक्रेटरी को बुलाना चाहा। इस पर उनमें से एक गरजा, शौक से कराओ रिपोर्ट, लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थाने चौकी में तो हमारी रोज ही हाजिरी होती है। इन लोगों की ऊंची आवाजों से दफ्तर में भी खलबली मच रही थी। सर, क्या 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला लूं? सेक्रेटरी ने आकर धीमे से पूछा। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तुम मीटिंग की तैयारी करो, मैं इन्हें अभी टालता हूँ। मैं फिर पानी पीकर और अपनी सांस को काबू में करके उनकी तरफ मुड़ा। अब मुझ पर भी एक अनजाना खौफ हावी था कि क्या होगा। कमरे के बाहर मेरा अर्दली सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसके मुंह से निकला, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सीटी पिट्टी गुम हो गई साहब की। दो गुंडों ने सारा रूप हवा कर दिया। फिर वे दोनों उठकर खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अगर हमारा काम नहीं किया तो पछताओगे। यहाँ से घर जाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। निशान तक नहीं मिलेगा। तुम लोग जो चाहे कर लेना।
मगर मैं गलत काम नहीं करूँगा। मैंने भी आखिरी बार हिम्मत करके यह वाक्य कह ही दिया। अच्छा तो ठीक है, अब हम तुम्हारे घर शाम के 6 बजे आएंगे। सर्टिफिकेट टाइप करवा कर लेते आना और मोहर भी साथ में लेते आना, वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। वे जाते हुए जोर से बोले। मेरे मुंह से मुश्किल से निकला, देखा जाएगा। वे कमरे से बाहर चले गए थे, मगर मैं अपनी कुर्सी पर बैठा खौफ से कांप रहा था कि अब क्या होगा। बाहर मेरा स्टाफ हंसी मजाक में मस्त था। कल साहब दफ्तर नहीं आएंगे। घर पर रहकर उन गुंडों से बचने की तरकीबें सोचूंगा और हम मौज मस्ती करेंगे, एक क्लर्क ने कहा। तभी अर्दली ने अंदर आकर पानी का गिलास रखते हुए पूछा, चाय लाऊं साहब? नहीं, अभी नहीं। मैंने घड़ी देखी तो दोपहर का 1:30 बजने वाला था, यानी लंच का समय हो गया था। मैंने सेक्रेटरी को बुलाकर मीटिंग टलवा दी और अपनी हिफाजत की तरकीबें सोचने लगा। जब तक बड़े साहब से बात ना कर लूं, पुलिस में रिपोर्ट कैसे करवाऊं? वे दौरे पर बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे, तभी कोई कार्रवाई की जा सकती है। अब सरकारी दफ्तरों में भी गुंडागर्दी फैलना शुरू हो गई है। डरा धमकाकर गलत काम कराने, अफसरों को फंसाने और ब्लैकमेल करने की साजिशें हो रही हैं। हम जैसे असूल पसंद लोगों के लिए अब काम करना मुश्किल हो गया है। सोचते हुए मेरी उंगलियां घर के फोन का नंबर डायल करने लगी। मैंने बीवी से कहा, सतर्क रहना और बच्चों को घर से बाहर ना जाने देना। हो सकता है कि शाम को मेरे घर पहुंचने से पहले कोई घर पर आई, कह देना साहब घर पर नहीं है। पर बात क्या है, बताइए तो सही। बीवी ने मेरी आवाज में घबराहट महसूस करके पूछा। कुछ नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं समय पर घर आ जाऊंगा, गेट अंदर से बंद रखना। फिर मैंने अपने दोस्त धीर को फोन करके सारी घटना उसे बता दी और उसे घर पर पूरी तैयारी से आने को कहा। ठीक 5:30 बजे मैं दफ्तर से घर के लिए अपनी गाड़ी से चल दिया। मेरे साथ अर्दली और क्लर्क भी थे। वे लोग जिद करके साथ हो लिए थे कि मुझे घर तक छोड़कर आएंगे। उनकी इच्छा को मैं टाल भी ना सका। सच तो यह है कि उनकी मौजूदगी ने ही मेरी हिम्मत बढ़ा दी। रास्ते भर मेरी नजरें इधर उधर उन बदमाशों को ही तलाशती रही कि कहीं किसी तरफ से वे निकल ना आए और मेरी गाड़ी रोककर मेरे ऊपर हमला ना कर दे। मैं ठीक 6 बजे घर पहुंच गया। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से सहमी सी आवाज आई, कौन है? दरवाजा खोलो, मैं हूं, मैंने जवाब दिया। कुछ देर बाद मेरी आवाज पहचान कर बीवी ने दरवाजा खोला। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने पूछा। आपके फोन ने मुझे चिंता में डाल दिया था। फिर 2 फोन और आए। कोई आपको पूछ रहा था कि क्या साहब दफ्तर से आ गए? आखिर माजरा क्या है? बीवी ने पूछा। कुछ भी नहीं। अगर कुछ नहीं है तो आपके चेहरे पर खौफ क्यों नजर आ रहा है और आवाज क्यों बैठी हुई है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बैग मेज पर रखकर अंदर सोफे पर लेट गया। कुछ ही देर में धीर भी आ गया। उसने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, यार घबराओ नहीं, मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है, अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। हमारा होते हुए किसकी हिम्मत है कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सके। रात में यहाँ 2 लोगों की ड्यूटी निगरानी के लिए लगा दी है। वे यहाँ का थोड़ी थोड़ी देर बाद जायजा लेते रहेंगे। जरा तहसील से बताओ कि तुमने क्या इंतजाम किया है। मैंने धीर से कान में फुसफुस करके पूछा। धीर ने बताना शुरू किया, मैं उस खतधारी बाबूलाल के ठिकाने पर होकर आ रहा हूँ। उसके इलाके का एक दादा रमेश भी मेरे साथ था। रमेश ने बाबूलाल को देखते ही कहा, हम तो साहब के घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम यहाँ मौजूद हो। बाबूलाल रमेश को देखकर ढेर हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर माफी मांगते हुए वह बोला, साहब जी मुझसे गलती हो गई, जो मैं आपके दोस्त के दफ्तर चला गया और उनको धमका आया। उमेश ने मुझ पर ऐसा काम करने का दबाव डाला था, मैं उसकी बातों में आ गया था।
अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आज के ज़माने में शेर पर सवा शेर ना हो तो कोई दबता ही नहीं है। जब उससे मेरी ताकत का अंदाज़ा हो गया तो वह खुद डर गया। इसलिए वह अब कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम बेफिक्र रहो और कल से ही रोज की तरह दफ्तर जाकर अपना काम करो। कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना। धीर की तसल्ली भरी बातों ने मेरा सारा खौफ मिटा दिया। अब मैं अपने आप को पहले जैसा रूपदार अफसर महसूस कर रहा था। मेरी बीवी और बच्चों के चेहरे भी खिल उठे थे। दूसरे दिन जब मैं घर से दफ्तर के लिए निकला तो हर चीज हमेशा की तरह ही थी। डर की कोई परछाई भी नजर नहीं आ रही थी। आज अपने चैम्बर में बैठा हुआ मैं महसूस कर रहा था कि खौफ तो आदमी के अंदर ही पनपता है, बाहर तो केवल उसकी परछाइयां ही फैली हुई लगती हैं।